नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट हरियाणा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस बार हवा जो है वो विपरीत दिशा में बह रही है, या यूं कहें कि 2 बार हरियाणा में सरकार बना चुकी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार हवा बह रही है। क्या इसी वजह से संजय भाटिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और रोहतक से दिग्गज नेता मनीष ग्रोवर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं? इनके पीछे क्या वजह है? क्या हवा विपरीत दिशा में बह रही है या कुछ और वजह है? इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नीरज, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बड़ोली हों, संजय भाटिया, वो नेता जिन्होंने पिछली बार एक नया रिकॉर्ड बनाया था लोकसभा चुनाव में, वो मना कर रहे हैं, और मनीष ग्रोवर रोहतक से पूर्व मंत्री रह चुके, वो भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे। हालांकि बाद में समर्थकों ने जरूर मना लिया। तो वजह क्या है इनके पीछे? परमिंदर, कहीं ना कहीं अगर बात करें इन बड़े नेताओं का चुनाव से पहले इस तरीके से चुनाव न लड़ना कहीं ना कहीं कुछ और दिशा में संकेत दे रहा है। संकेत साफ है कि कहीं ना कहीं इनको अपने हार का डर अभी से सताने लगा है। और इतने बड़े नेता, अगर ये हमने पहले भी जब बीजेपी की जो उम्मीदवारों की लिस्ट में जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जब देखा कि बड़े नाम उसमें शामिल नहीं है, तो उनका साफ तौर पर यही मानना था कि बड़े नाम शामिल न होने से कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है कार्यकर्ताओं में कि उनका टिकट कटा है या फिर वो चुनाव नहीं लड़ने के इच्छुक क्यों है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष खुद मोहनलाल बड़ोली ने मना किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाल फिलहाल में संजय भाटिया, जो सांसद थे करनाल से, जिनको अब की बार टिकट नहीं मिला और चुनाव लड़े, वहाँ से चुनाव लड़े। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मनीष ग्रोवर, जो दिग्गज नेता है, जो मंत्री भी रहे हरियाणा सरकार, कहते हैं कि रोहतक में उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता, पर वो चुनाव लड़ने से वो मना कर गए और समर्थकों के कहने के बावजूद फिर से वो पत्ता हिला कि मैं चलो चुनाव लड़ूंगा मैं। हालांकि पार्टी ने अब चुनाव नहीं लड़ना के 2 मतलब हैं। क्या पार्टी नहीं चाहती कि वो चुनाव लड़े, या फिर क्या उनको हार का डर सताने लगा है? 2 ही कारण हो सकते हैं। नीरज, टिकट वितरण से पहले पार्टी ने अपने स्तर पर भी सर्वे किया है। तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या सर्वे में वो जिताऊ कैंडिडेट नहीं थे? मोहनलाल बड़ोली तो चुनाव लड़के देख चुके लोकसभा का, राई से विधायक हैं। लोकसभा का जब चुनाव लड़ा उन्होंने सोनीपत सीट से, तो क्या हाल हुआ था उनका? क्या उन्हें पता है? उन्हें परमिंदर, मोहनलाल बड़ोली की अगर बात करते हैं तो राई विधानसभा क्षेत्र में 2019 में भी वो मामूली अंतर से जीते थे, और लोकसभा चुनाव में 2024 में हुआ है, जहां पर कांग्रेस ने सोनीपत लोकसभा सीट निकाली थी, वहां पर राई में भी एक मामूली मार्जिन से वो जीते थे। पूरा का पूरा जो इलाका है वो राई का जो विधानसभा की अगर बात करें तो क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, कुंडली से ही राई विधानसभा शुरू हो जाता है, और मुरथल ब्लॉक और राई ब्लॉक 2 ब्लॉक है उसमें। ऐसे में जाटों की भी अच्छी खासी तादाद है, पर मोहनलाल बड़ोली को वहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर, ब्राह्मण उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने पिछली दफा कार्ड खेला था और वो मामूली मार्जिन से वहाँ पर जीतते हैं। ऐसे में पार्टी ने भी, मुझे लगता है, अपने स्तर पर सर्वे करवाया होगा, और उस सर्वे में यही स्थिति सामने आई होगी कि शायद मोहनलाल बड़ोली अपनी सीट बचाने में शायद सक्षम नहीं है। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते पहले ही उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोल दिया कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पूरे हरियाणा में चुनाव लड़वाएंगे, पूरे हरियाणा के संगठन को देखेंगे। वजह 2 ही हैं। मोहनलाल बड़ोली या तो जिताऊ कैंडिडेट पार्टी को खुद में नजर नहीं आते हैं। ऐसे में दूसरी खबर ये आती है कि संजय भाटिया भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। खुद बीजेपी ने की तरफ से बयान है कि हमारे बड़े नेता, क्या कांग्रेस का कोई ऐसा नेता कर सकता है कि वो चुनाव से पहले ही खुद कहता हो कि मुझे चुनाव में लड़कर किसी कार्यकर्ता को टिकट दी जाए? क्या ये कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात है, या फिर क्या ये चुनाव हारने के अंदेश है कि डर की वजह से खुद चुनाव न लड़ने की बात है? तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी
अब बड़े जो नेता हैं और भी काफ़ी बड़े नेता हैं जिनकी स्थिति अपने हल्के में बेहतर नहीं है, पर फिर भी उनके टिकट पर मोहर लग रही है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी वजह है कि खुद जो मान रहे हैं कि वो अपने हल्के में एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, कोई विधायक है या फिर विधायक नहीं भी है, पर फिर भी उनका माहौल अच्छा नहीं है, तो वो खुद भी मना कर रहे हैं मुझे जो है विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। नीरज, अगर हम इसके उल्ट हम देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, कुमारी शैलजा सांसद बनी है अभी भी नहीं, वो कह रही है कि मैं चुनाव लड़ूंगी विधानसभा का, तो क्या उसे अपनी जीत दिखती है और बीजेपी नेताओं को लग रहा है कि आप लोग हार रहे हैं? परमिंदर, यही फर्क आ रहा है। क्या ये हवा बीजेपी के खिलाफ चल रही है? यही फर्क है 2014, 2019 और 2024 में, क्योंकि हरियाणा का जो वोटर है ना वो काफ़ी समझदार है। अब नेता भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के दौर में कई स्तर के पार्टियां सर्वे करवाती हैं, उसके बाद वो टिकट का वितरण करती हैं, खुद कैंडिडेट अपना सर्वे करवाते हैं, कुछ न्यूज एजेंसियां सर्वे करती है, तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा जो जमीनी जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं भापा जाता है। कांग्रेस की जहाँ पर बात करें तो सांसद की आपने बात की कुमारी शैलजा, वो अब भी मानने को तैयार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है या फिर वो चुनाव लड़ने की रेस में नहीं है। वो अब भी कह रही है कि वो चुनाव लड़ेंगी, बड़ी नेता हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बड़े प्रदेश अध्यक्ष और एक सांसद जो रहे हैं, जिनका 2014 में एक अपना ही रिकॉर्ड था, सब मार्जिन कटना, ऐसे में उनका टिकट कटना, सीएम जो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर वहाँ से चुनाव लड़ना और चर्चा होना कि कहीं ना कहीं उनको विधानसभा चुनाव लड़ना। हालांकि पार्टियां अपने लेवल पर काफ़ी दफा फर्जी, एक हम देख ही रहे हैं कि फर्जी जो है वो लिस्ट वायरल हो जाती है। पार्टियां काफ़ी बार ये खुद भी करवाती हैं ताकि उनको पता चले कि अगर ये फर्जी लिस्ट जारी होती है तो विरोध किस किस का होता है। अब आपने देखा होगा गोहाना से अरविंद शर्मा का नाम चला, अरविंद शर्मा का जैसे ही नाम उठा पुतले जलने की खबर वहां पर आई। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब योगेश्वर दिल्ली पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये रहा कि बीजेपी में कहीं ना कहीं देखो फर्जी सूची सोशल मीडिया में वायरल जो है ना वो मीडिया एजेंसी नहीं करवाती, कई बार पार्टियां भी करवाती है ताकि वो नेता नाम फैलाते हैं, ताकि वो स्थिति को भाप पाए कि विरोध किसका हुआ। और जैसे ही फर्जी सूची आई सबसे पहले विरोध किसका हुआ? बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हुआ। उसमें अरविंद शर्मा एक जी का उदाहरण है, क्योंकि गोहाना से अगर हम बात पहलवान योगेश दत्त जो है वो काफी दिनों से बड़ौदा उपचुनाव भी वो लड़े थे, पर अब की बार वो दावा ठोक रहे थे गोहाना से। ऐसे में पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर अगर अरविंद शर्मा को वहां पर उतार दिए जाते हैं तो स्थानीय जो लोग, जो नेता जो तैयारी कर रहे हैं, कल संदेश जाते, तो ये बगावती जो सुर है और जो विरोध जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। नीरज, बात करते हैं हम रोहतक की बात करते हैं। रोहतक पूरी तरीके से जो है हुड्डा का गढ़ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो यहाँ के लोग नारा देते हैं कि इस बार सीएम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। और रोहतक की बात करते हैं तो मनीष गौरव जो है कद्दावर नेता बीजेपी के, कहते हैं कि उनके बगैर रोहतक से पत्ता भी नहीं हिलता। और इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उन्हें क्या लग रहा है? बाद में हालांकि मान जरूर गए हैं, तो क्या हम ये मान लें कि वो भी डरे हुए हैं इस बार? जरूर समर्थकों को हालांकि कहा यह गया कि वो खुद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर समर्थकों के कहने पर वो मान भी गए। मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं भय तो उनको है। देखो पत्ता नहीं हिलना, उनको ये भी पता है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। कांग्रेस चाहे परमिंदर जी कितने भी धड़ल्ले में बटी हुई हो, शैलजा ग्रुप हो, रणदीप सुरजेवाला ग्रुप हो, पर मैं फिर भी मानता हूँ कि हुड्डा जो ग्रुप है वो आज भी मजबूत है। उसकी पकड़ आज भी 50 से 55 या फिर 65 सीट पर पकड़, मतलब कि मेरा कहने का भाव ये है कि इतने उम्मीदवार उनकी पसंद के होंगे, कितना भी हो फिर भी हुड्डा गुट एक मजबूत है। और हुड्डा गुट और रोहतक का जो एरिया है वो हुड्डा का एरिया है, उनका दीपेंद्र का प्रभाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ रोहतक की 9 की 9 विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा, तो वहां से भी कहीं ना कहीं बीजेपी को अब की बार फिर से जो है वो बीजेपी नेताओं को जो है वो अपने सुपड़ा साफ होने का अंदेशा हो गया है। यही वजह है कि खुद जो है वो चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया था। नीरज, लोग तमाम तरह के कयास भी लगा रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हवा विपरीत है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग चाह रहे हो कि भाई हम लोग संगठन में काम करें, बीजेपी पार्टी को मजबूत करें, अधिक से अधिक सीटें आए बीजेपी की? परमिंदर, मुझे लगता है राजनीति में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है। एक राजनीति एक ऐसी चीज होती है जहाँ पर कोई भी नहीं, भारत की अगर बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हमारे यहाँ पर राजनेता खुद रिटायर नहीं होते हैं, वो विधायिका का चुनाव लड़ने तक नहीं, वो अंतिम सांस तक वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। आप उदाहरण के तौर पर ही देख लीजिए, कोई आपको उदाहरण मिलेगा ही नहीं जिसने ये कहा हो कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। या तो उसकी टिकट कटती है या फिर जनता उनको नकारती है। वो खुद मना नहीं करता कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मैं अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब रही संगठन की बात, तो मुझे लगता है संगठन, अब आप संगठन को मजबूत करने की बात रही, तो संगठन मजबूत हो कि अब की बार हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव जो है उसमें बीजेपी और कांग्रेस का नेट टू नेट फाइट है। आप हवा की आपने बात की तो काफ़ी दफ़ा ये लगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं एज लेती हुई नजर आई, फिर हमें लगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एज लेती नजर आई, फिर कांग्रेस में कुछ गुटबाजी हुई, फिर लगा कि नहीं, कांग्रेस की गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही ना ले डूबे। जनता में, लोगों में ये भी विचार है कि अगर कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा सकती, कांग्रेस को कांग्रेस में ही हरा की संभावना ज़्यादा है, कांग्रेस के गुट में हारने की संभावना ज़्यादा। यही वजह है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सीएम के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है अगर कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस की संभावनाएं हैं। अगर कांग्रेस बिखर जाता है तो उसका नफा सीधा सीधा बीजेपी को भी मिल सकता है हरियाणा में। तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो है चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्या वो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं या फिर उन्हें हार का डर सता रहा है? लेकिन जो भी हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। नीरज, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रवीण।